आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्योर कंपटीशन सक्सेस पर। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9th की ज्योग्राफी। तो अभी तक हम लोगों ने 5 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज की इस क्लास में हम लोग नए चैप्टर को शुरू करेंगे, चैप्टर नंबर 6, जिसका की नाम है जनसंख्या। तो जनसंख्या के बारे में हम लोग कक्षा 7 में भी पढ़ चुके हैं, जब हमने मानव संसाधन के विषय में पढ़ा था। तो जनसंख्या के बारे में मैंने आपको बताया था कि भाई किसी भी देश की जो जनसंख्या है वो उस देश का क्या होता है, एक महत्वपूर्ण संसाधन होता है। देखिए, प्रकृति के अंदर अनेकों संसाधन मिलते हैं, लेकिन उनको उपयोगी बनाने के लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है वो कौन निभाता है? एक इंसान ही निभाता है। और इंसान क्या है? किसी भी देश की जनसंख्या का ही एक हिस्सा है। तो चैप्टर को हम लोग शुरू करेंगे। काफी फैक्ट से भरा हुआ ये चैप्टर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहां से पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो जो जनसंख्या है, किसी भी देश की जनसंख्या, तो इसका मतलब क्या है? जनसंख्या का मतलब होता है कि किसी भी देश के अंदर वहां के जो नागरिक हैं उनको क्या कहलाते हैं? उनकी ही संख्या, यानी कि जब उनकी हम काउंटिंग करते हैं, उनको गिनते हैं, तो उसी को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या कहा जाता है। अगर भारत के विषय में हम लोग बात करें तो भारत की जो जनगणना है, जो लेटेस्ट जनगणना है, वो कब हुई थी? 2011 के अंदर हुई थी। इसी के ही कुछ आंकड़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो 2011 की जनसंख्या के अनुसार जो भारत की जो आबादी है वो कितनी है? देखिए, अभी तो काफी बढ़ गई है। तो हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं पहले तो जनसंख्या का आकार व वितरण, यानी कि देश के अंदर जो जनसंख्या है उसका क्या आकार है, देश की टोटल आबादी कितनी है, किन किन राज्यों में किस प्रकार से उसका वितरण है, ये चीज हम लोग यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो लेटेस्ट जनगणना है भारत के विषय में, ये हुई थी 2011 के अंदर। ठीक है, हर एक 10 वर्ष के अंतराल में जो जनगणना है इसका आयोजन किया जाता है। तो 2011 की जनगणना है, अगर इसके अनुसार हम लोग बात करें जो भारत की जनसंख्या है, तो भारत की जनसंख्या कितनी है? ये है, देखिए, 12,106 लाख। ये भारत की वर्तमान जनसंख्या है, 2011 के अनुसार है। अभी आप लोग भाई बढ़ चुकी है, इससे काफी आगे है। अब विश्व के अंदर टोटल जितनी पॉपुलेशन निवास करती है, यानी कि जितनी भी आबादी है पूरे विश्व स्तर पर, तो भारत की ये जो आबादी है 12,106 लाख, ये उसका कितना प्रतिशत है? 17.5% है विश्व की कुल आबादी का। कितना बताया मैंने आपको? 17.5% है ये विश्व की आबादी का। और अगर भारत के क्षेत्रफल की हम लोग बात करें तो ये कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का टोटल क्षेत्रफल है। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंदर भारत जो है फैला हुआ है। और पूरे विश्व के अगर भूभाग की बात करें तो भारत का जो क्षेत्रफल है, यानी कि भारत का क्षेत्रफल कुल विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत है? लगभग 2.5% के करीब है। ठीक है, पूरा अगर आप लेंगे तो 2.4% है। तो कहने का मतलब है कि भारत देश की इतनी आबादी, देखिए कितने क्षेत्रफल पर निवास करती है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर पर निवास करती है। या फिर आप लोग कह सकते हैं कि भाई विश्व की जनसंख्या के मुकाबले जो भारत की जनसंख्या है विश्व का 17.5% है, और विश्व का जितना भी भूभाग है तो भारत की जनसंख्या 2.4% हिस्से पर निवास करती है। ठीक है, यहां से कई क्वेश्चन भाई, जैसे कि जनसंख्या, उसके अलावा भारत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां पर हम एक शब्द बार बार ले रहे हैं, जनगणना। तो ये जनगणना क्या होता है? नाम से ही पता चल रहा है भाई, जन यानी कि लोग और गणना उनकी गिनती। तो जनगणना क्या होता है? किसी भी देश की या फिर किसी भी क्षेत्र की, वहां के जो निवासी हैं उनका क्या करेंगे हम लोग? काउंटिंग करते हैं, लेकिन कब? एक निश्चित समय अंतराल के दौरान इनकी गणना की जाती है। तो इसी को ही क्या कहते हैं? जनगणना कहते हैं। जैसा कि मैंने भारत के विषय में आपको बताया कि भारत की जो जनगणना है वो प्रत्येक 10 वर्ष के बाद आयोजित की जाती है। जैसे 2001 में हुई, उसके बाद 2011 के अंदर, अगली कब होगी? 2021 के अंदर भारत की जनगणना आयोजित की जाएगी। तो जनगणना आप लोग समझ गए हैं, एक निश्चित
समय अंतराल में, एक निश्चित समय अंतराल में किसी भी देश की जनसंख्या की जो आधिकारिक यानी कि ऑफिशियल जो काउंटिंग होती है, जो गणना होती है, उसी को ही क्या कहते हैं, जनगणना कहा जाता है। ये याद रखेंगे, निश्चित समय अंतराल के अंदर ये की जाती है। तो ये जनगणना की बात है। उसके बाद हम और चीजें देखेंगे कि जो जनगणना है इसका प्रारंभ कब हुआ था। तो भारत के अंदर जो ब्रिटिश हमारा भारत था, यानी कि जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, उस समय के अंदर 1872 ईस्वी के अंदर 1872 के अंदर जो लॉर्ड मेयो है उसके द्वारा प्रथम बार भारत के अंदर जनगणना का आयोजन किया गया। याद रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 1872 में किसके द्वारा, लॉर्ड मेयो के समय काल में जनगणना का आयोजन किया गया। लेकिन ये जो जनगणना थी ये इतने बड़े स्तर पर नहीं थी। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद 1881 के अंदर एक प्रॉपर तरीके से जनगणना का जो आयोजन प्रारंभ किया गया वो किसके समय काल में हुआ, लॉर्ड रिपन के समय काल में। ठीक है, लॉर्ड रिपन के समय काल में आयोजित किया गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे 1881 से ये एक निश्चित समय अंतराल के बाद आयोजित की जाने लगी। आप देखेंगे कि 2011 की जो जनगणना है वो इसके बाद, जब ये 1881 में पहली जनगणना हुई, इसके बाद वो 15वीं जनगणना है। ठीक है, जो 2011 की जनगणना है ये नंबर वाइज अगर बात करें तो 15वें नंबर की जनगणना है। किसके समय काल में, 1881 में लॉर्ड रिपन के समय काल में। और कब ये आयोजित की जाती है, हर 10 वर्ष के समय काल में आयोजित की जाती है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य के अंदर जो जनगणना है वो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। तो भारत के अंदर अगर बात की जाए तो यूपी जो राज्य है, यहां की जनगणना, यहां की जो पॉपुलेशन है, जो जनसंख्या है वो भारत के अंदर सर्वाधिक है। कितनी है ये चीज देखेंगे, 1990 लाख यहां की जनसंख्या है। कहां की, 1990 कहां की जनसंख्या है, यूपी की। तो यूपी के अंदर जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद देखिए, पहले ये चीज भी देखेंगे कि यूपी की जो जनसंख्या है ये पूरे भारत की जनसंख्या यानी कि 12,106 लाख है पूरे भारत की, और यूपी की कितनी है, 1,990 लाख। तो ये पूरे भारत की जनसंख्या का लगभग देखिए 16% कवर करता है। यानी कि भारत की लगभग 16% जो जनसंख्या है ये कहां निवास करती है, उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें जैसे कि पहाड़ी राज्यों की, पहाड़ी राज्यों में भी अगर सिक्किम की बात की जाए, पहाड़ी राज्य यानी कि आप समझ रहे होंगे कि जैसे कि लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद उत्तराखंड है, सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश, इस प्रकार से। तो सिक्किम की हम बात कर रहे हैं, तो सिक्किम की जो जनसंख्या है ये केवल और केवल कितनी थी, 1 लाख जनसंख्या, 6 लाख जनसंख्या सिक्किम की है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद अगर बात करें यूनियन टेरिटरी की यानी कि केंद्र शासित प्रदेश की, तो लक्षद्वीप की अगर हम लोग बात करें, लक्षद्वीप की जो जनसंख्या है वो केवल और केवल कितनी है, 64,429। यानी कि जो लक्षद्वीप है यहां पर कुल कितने लोग निवास कर रहे हैं 2011 के अनुसार, 64,429। वर्तमान के जो आंकड़े हैं वो इनसे विभिन्न होंगे, अलग होंगे। 2011 की जनगणना के हिसाब से हम लोग बात कर रहे हैं। तो आप यहां पर एक स्पष्ट सा अंतर देख सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जबकि सिक्किम की पहाड़ी क्षेत्र की आप लोग देखेंगे तो यहां की जनसंख्या उससे कम है। उसके अलावा जो यूनियन टेरिटरी है लक्षद्वीप, यहां की जो आबादी है वो कुल बहुत ज्यादा कम है, 1 लाख तक भी नहीं है। तो यहां पर ये जो डिफरेंस है इन सब का क्या कारण है, तो ये देखिए कक्षा 7 में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कारण क्या होते हैं। भाई कहीं पर जलवायु नियंत्रित करती है कि किसी देश की आबादी कितनी होगी, वहां पर किस प्रकार की डेवलपमेंट है, ये चीज भी यानी कि निर्भर करती है वहां की आबादी के लिए। तो आप लोग यहां पर स्पष्ट सा अंतर देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश है ये देखिए मैदानी राज्य है, यहां पर
जो कृषि वगैरह का व्यवसाय है वो आसानी से किया जा सकता है। हर प्रकार की फैसिलिटी आपको यहां पर अच्छी तरह से मिलेगी, जैसे कि यातायात की मान लीजिए आप, या कोई भी विनिर्माण क्षेत्र की कोई भी एक्टिविटी है वो यहां पर भली भांति हो सकती है। अगर पहाड़ी राज्यों की हम लोग बात करें तो पहाड़ों में जो है भाई जीवन कैसा होता है, दुर्गम होता है। वहां की जो जलवायु है ये भी कैसी रहेगी, विपरीत रहती है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों में जनसंख्या का जो भाई घनत्व है या जो जनसंख्या का वितरण है ये बहुत ज्यादा कम पाया जाता है। जबकि मैदानी राज्यों में आप लोग देखेंगे जैसे कि यूपी है, हरियाणा, पंजाब, बिहार, इस प्रकार से मध्य प्रदेश, तो यहां पर जो जनसंख्या है उसका घनत्व सर्वाधिक पाया जाएगा। तो यहां से यह चीज स्पष्ट हुई हमें। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि भारत के अंदर जितनी भी जनसंख्या है उसका 50% जो है, भारत की ये जनसंख्या 12,106 लाख, तो इसका भी अगर 50% हम लोग लेकर चलें तो ये भी भारत के 5 राज्यों के अंदर निवास करते हैं। अब ये कौन कौन से राज्य हैं? पहला राज्य तो उत्तर प्रदेश ही हो गया, देखिए 16% तो यहीं पर निवास कर रहे हैं। अब ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? मैंने बताया 5 स्टेट। 5 स्टेट कौन कौन से हैं? देखिए पहला है आपका उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य जहां पर की जो जनसंख्या का घनत्व है, अभी पढ़ेंगे जनसंख्या घनत्व क्या है, आप लोग सुनिए कि जहां पर जनसंख्या सर्वाधिक है वहां पर देखिए दूसरा राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र कहेंगे इसको, ठीक है। पहला यूपी, फिर महाराष्ट्र है, फिर तीसरा है बिहार। देखिए जनसंख्या घनत्व और जनसंख्या की जो भाई वहां पर निवास करती है टोटल, ये अलग अलग होता है, ठीक है। जैसे कि सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो तो उत्तर प्रदेश में निवास करती है, लेकिन अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो ये इसमें प्रथम कौन सा राज्य है? बिहार है। अभी डिफरेंस आप लोग समझ जाएंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। उसके बाद है पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल के बाद आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश नहीं है, आंध्र प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश तो भाई पहाड़ी राज्य है, यहां की जो जनसंख्या है इनकी तुलना में बहुत ज्यादा कम होगी। तो यहां पर ये जो 5 राज्य है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमी बंगाल और आंध्र प्रदेश, तो ये जो 5 राज्य है यहां की जो पूरी जनसंख्या है मिलाकर ये देश की कुल आबादी का 50% तक पूरा कर देती है। बाकी का जो 50% बचता है वो पूरे भारतवर्ष के अंदर मिलेंगे लोग आपको इतने। उसके बाद देखेंगे कि भाई राजस्थान का नाम भी आता है जब आप लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। तो राजस्थान की अगर बात करें, क्वेश्चन आता है कि किस जिले भाई किस राज्य में, भारत के किस राज्य में जो जनसंख्या है वो सर्वाधिक है। ऑप्शन दिए जाएंगे, यूपी है, बिहार, पश्चिम बंगाल दे दिया, राजस्थान दे दिया। अब लोग सोचेंगे कि राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो जनसंख्या भी यहीं पर सबसे ज्यादा होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। राजस्थान जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से भले ही बड़ा हो, लेकिन अगर आबादी की बात करें तो यहां पर भाई पूरे देश के अंदर जितनी आबादी है उसका सिर्फ 5.5% पाया जाता है। यानी कि एक लोग तो आप यहां पर उत्तर प्रदेश को देखेंगे जहां की जनसंख्या पूरे भारत का 16% है, वहीं राजस्थान में 5.5% जनसंख्या मिलेगी आपको। तो ऐसा क्यों है? यही कारण है कि आप लोग देखेंगे कि राजस्थान का जो बड़ा हिस्सा है ये कैसा है? मरुस्थलीय हिस्सा है, कहीं पर पानी की समस्या है, कहीं पर रोजगार की समस्या है। इन सभी चीजों के चलते क्या है कि राजस्थान में जो जनसंख्या का घनत्व आप लोग देखेंगे ये आपको कम मिलेगा। मेन जो फैक्टर है भाई जलवायु का ही होता है। तो यहां पर जो जलवायु है राजस्थान की ये प्रतिकूल है, इसलिए यहां की जो आबादी है वो कम है। उसकी बजाय जो यूपी है यहां पर आप लोग देखेंगे कि 16% तक जनसंख्या आप लोगों को मिलेगी यहां पर। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक जो जनसंख्या है किस राज्य की है तो उत्तर प्रदेश की है, राजस्थान को टिक नहीं करना है। उसके बाद बढ़ेंगे आगे। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या घनत्व क्या होता है। जनसंख्या घनत्व बार बार नाम आ रहा था, जनसंख्या घनत्व क्या होता है। तो देखिए प्रति इकाई क्षेत्रफल के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं, इसी को ही क्या कहते हैं? जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। प्रति इकाई के अंदर आमतौर पर देखिए 1 किलोमीटर को लिया जाता है, यानी कि आप 1 किलोमीटर की भुजा वाला कोई वर्ग बनाइए।
देखिए किसी भी राज्य के अंदर यानी कि 1 किलोमीटर लंबाई का, ठीक है, इसके इस प्रकार से एक वर्ग बनाया, 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर 1 किलोमीटर। तो इस प्रकार से इस भूभाग के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं, इसी को ही क्या कहेंगे, जनसंख्या घनत्व कहा जाएगा। अब यही देखिए ये जो आपने बनाया है वर्ग, अगर इसको आप राजस्थान वाले क्षेत्र में रख दें यानी कि थार वाले हिस्से में रखेंगे तो जाहिर सी बात है इसके अंदर लोग आपको ज्यादा नहीं मिलेंगे। यही अगर आप भाई मुंबई के हिस्से में रख देंगे 1 वर्ग किलोमीटर तो यहां पर आप लोगों को बहुत ज्यादा लोग दिखाई देंगे। तो यही क्या है, जनसंख्या घनत्व कहलाता है। तो जनसंख्या घनत्व आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद देखिए अभी बताया क्या, प्रति इकाई क्षेत्रफल के अंदर जो लोग निवास करते हैं वही क्या बनाते हैं, जनसंख्या घनत्व बनाते हैं। तो अगर भारत की जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें ओवरऑल यानी कि पूरे इंडिया का, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो जनसंख्या घनत्व है वो कितना है, भारत का है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर। यानी कि पूरे भारत में अगर इस प्रकार से 1 किलोमीटर का बना रहे हैं तो 382 व्यक्ति आप लोगों को मिलेंगे इस प्रति 1 वर्ग किलोमीटर इकाई के क्षेत्र में। तो भारत का जो ऑल ओवर जनसंख्या घनत्व है कितना है, 382 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि यूपी के अंदर तो क्या है कि सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। अब बात हो रही है जनसंख्या घनत्व की। अगर किसी राज्य का जो क्षेत्रफल है वो बहुत ज्यादा छोटा है जबकि वहां पर निवासी जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में है, तो इसका मतलब क्या है कि यहां का जनसंख्या घनत्व ज्यादा होगा, यानी कि लोग ज्यादा भरे हुए होंगे उस राज्य के अंदर। अब जिस प्रकार से राजस्थान का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है लेकिन क्या है कि यहां पर निवासी कम है, जिसकी वजह से जो जनसंख्या घनत्व है वो राजस्थान के अंदर कम मिलेगा। तो अभी भाई भारत के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। और बिहार के अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो ये कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग स्क्वायर के अंदर मिलेंगे आपको, ठीक है। 1102, भारत का कितना है 382 वर्ग किलोमीटर, ये ध्यान रखेंगे। तो बिहार का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से देखिए और आगे बढ़े, भाई पहाड़ी राज्यों में अगर ले ले किसी का, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश का ले लें कि अरुणाचल प्रदेश में जो जनसंख्या घनत्व है ये कितना मिलेगा, तो अरुणाचल प्रदेश में आप लोग देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आपको 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के अंदर दिखाई देंगे। देख सकते हैं कि पहाड़ी राज्यों में जहां पर रहने के लिए प्रतिकूल अवस्थाएं नहीं है, यहां का जनसंख्या घनत्व आपको किस प्रकार से कम दिखाई देगा, कहां पर 17 और कहां पर 1102 वर्ग किलोमीटर। तो ये जनसंख्या की जो भाई गणना है यानी कि कितनी जनसंख्या है किसी राज्य की, ये चीज अलग है। जनसंख्या घनत्व की बात करें तो वो चीज अलग है। जनसंख्या क्या है, पूरे क्षेत्र के अंदर कितने लोग निवास कर रहे हैं वो जनसंख्या कहलाएगी। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें तो प्रति वर्ग इकाई के अंदर कितने लोग रह रहे हैं ये क्या कहलाएगा, जनसंख्या घनत्व कहलाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो जनसंख्या है ये जनसंख्या भाई फिक्स नहीं होती है। किसी भी क्षेत्र की, किसी भी देश की जो जनसंख्या है ये फिक्स नहीं होती है, परिवर्तनशील होती है, हमेशा ये चेंज होती रहती है, ठीक है। तो चेंज होती रहती है, तो चेंज इसको करने वाले कारक कौन कौन से हैं, क्यों चेंज होती है। अब मान लीजिए कि आपका कोई राज्य है जिसके अंदर आप लोग निवास कर रहे हैं, जैसे कि हरियाणा है, पंजाब, राजस्थान, तो यहां की जो जनसंख्या है, मान लीजिए इस साल में जो जनसंख्या है, जाहिर सी बात है कुछ महीनों बाद भी आप लोग देखेंगे तो जनसंख्या वो नहीं मिलेगी आपको, चेंज हो चुकी होगी। तो देखिए चेंज क्यों होगी, भाई जाहिर सी बात है कुछ नए लोगों का जन्म होगा, वो उसके अंदर ऐड हो जाएंगे, कुछ लोगों की मृत्यु होगी, वो उसके अंदर से माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा हो सकता है कि कुछ लोग अपने कामकाज की तलाश में किसी दूसरी जगह पर माइग्रेट कर जाएं, किसी दूसरे देश को चले जाएं या भारत के ही किसी और हिस्से के अंदर सेट हो जाएं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि किसी भी क्षेत्र की जो जनसंख्या है उसके अंदर परिवर्तन आता है। तो एक तो इसका है देखिए जन्म दर, यानी कि कितने लोग वहां पर जन्म ले रहे हैं। उसके बाद दूसरा जो फैक्टर है ये है मृत्यु दर, और उसके बाद मैंने आपको बताया जो प्रवास है, माइग्रेशन है, ये सब चीजें क्या करती है
किसी भी जगह की जनसंख्या को परिवर्तित कर देती है। उसके बाद देखेंगे जनसंख्या वृद्धि क्या चीज होती है। जनसंख्या वृद्धि क्या है? तो जनसंख्या वृद्धि यही है कि जो जनसंख्या यानी कि जो लास्ट जनगणना हुई थी उसके अंदर उसके हिसाब से जनसंख्या क्या थी और अभी के टाइम में जनसंख्या क्या है। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अगर किसी क्षेत्र की जो मृत्यु दर है वो बहुत ज्यादा है जन्म की बजाय, तो लोगों की जो जनसंख्या है वो कम हो जाएगी। अगर जन्म दर ज्यादा है, मृत्यु दर कम है, तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी। यानी कि जो जनसंख्या वृद्धि है, तो वृद्धि से मतलब ये नहीं है कि भाई पॉजिटिव ही रहेगा, ये ऋणात्मक भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों किस्म का हो सकता है। तो जनसंख्या वृद्धि क्या होता है, देखिए इसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, यानी कि एक निश्चित अंतराल में किसी क्षेत्र की जनसंख्या के अंदर जो वृद्धि हो रही है, जो कमी हो रही है, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि कहा जाएगा। अब देखिए जनसंख्या वृद्धि दर, ये चीज क्या है, जनसंख्या वृद्धि दर क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि दर जो है ये हर साल यानी कि परसेंटेज में नापी जाती है। ठीक है, परसेंटेज में मापेंगे इसको। हर साल जनसंख्या में कितना उछाल आ रहा है, कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। यानी कि रेट की बात हो रही है ना, जैसे कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं ब्याज की दर क्या है, ब्याज की दर यानी कि 2%, यानी कि 100 रुपए पर 2 रुपए का ब्याज लग रहा है। सेम उसी प्रकार से जनसंख्या वृद्धि दर भी क्या है, प्रति वर्ष इसको प्रतिशत में मापा जाता है। जैसे कि एग्जांपल हम लोग लेंगे कि 2% की वृद्धि, इसका मतलब क्या है कि जनसंख्या के अंदर हर 100 आदमियों पर क्या होगा कि 2 व्यक्तियों का इंक्रीमेंट हो रहा है। इससे पता चल रहा है ना कि जनसंख्या वृद्धि दर अगर 2% है सालाना, तो इसका मतलब क्या है, हर 100 व्यक्तियों पर 2 व्यक्ति बढ़ रहे हैं हर साल। इसको क्या कहेंगे, जनसंख्या वृद्धि दर कहा जाएगा। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कस किया था जन्म दर। तो जन्म दर क्या होता है, देखिए प्रति हजार व्यक्तियों में जो जीवित बच्चों की जो संख्या है, देखिए जो बच्चे जन्म लेते हैं ना उनकी संख्या, यानी कि प्रति हजार पर, प्रति जरूर लगाएंगे, प्रति हजार पर जीवित जन्म, प्रति हजार पर जीवित जन्म, इनको क्या कहेंगे, ये कहलाएगा आपका जन्म दर। ठीक उसी प्रकार से जो मृत्यु दर है ये क्या है, प्रति हजार पर मृत्यु, इसको क्या कहेंगे, मृत्यु दर इसको कहा जाएगा। जन्म दर और मृत्यु दर आप लोग समझ गए हैं। अब जनसंख्या वृद्धि जो है ये किस प्रकार से इसको निकालते हैं, इसको यही किया जाता है कि भाई जन्म दर में से जब आप लोग क्या माइनस करेंगे, मृत्यु दर इसको माइनस करेंगे तो प्राकृतिक वृद्धि दर आप लोगों को मिलेगी इस प्रकार से। तो देखिए अभी मैंने आपको बताया कि अगर जन्म दर में से आप लोग मृत्यु दर को माइनस करते हैं, ठीक है, माइनस कर देंगे जन्म दर में से मृत्यु दर को, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्राकृतिक वृद्धि कहेंगे। ठीक है, प्राकृतिक वृद्धि होगी ये, नेचुरल ग्रोथ। समझ गए हैं, जन्म दर में से मृत्यु दर को माइनस कर दो। जन्म दर अगर ज्यादा है मृत्यु दर कम है तो किस प्रकार से पॉजिटिव रहेगा इफेक्ट जो, यानी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर जन्म दर कम है मृत्यु दर अधिक है तो वृद्धि किस प्रकार की रहेगी, कम रहेगी, जनसंख्या में कमी होगी इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा जो शब्द था यहां पर प्रवास। प्रवास क्या होता है, यानी कि माइग्रेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि लोग एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर जाते हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसकी वजह से उस जगह की जो जनसंख्या है उसके काउंटिंग में आप लोगों को डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, प्रवास। ये 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो है जैसे कि आंतरिक प्रकार प्रवास है, यानी कि देश के ही एक दूसरे हिस्से के अंदर सेट हो जाना। जिस प्रकार से कि राजस्थान का कोई व्यक्ति है, रोजगार की तलाश में मुंबई आकर बस गया है, तो ये क्या हुआ, आंतरिक प्रवास का एग्जाम्पल है। उसके बाद दूसरा क्या है, अंतरराष्ट्रीय प्रवास। अंतरराष्ट्रीय प्रवास क्या है, अगर भारत देश को ही छोड़कर दूसरे किसी अन्य देश में कोई व्यक्ति सेट हो गया है तो ये आंतरिक प्रवास का एग्जाम्पल हो जाएगा। अब लोग ये प्रवास क्यों करते हैं, इनका क्या रीजन है, ये चीज हम लोग यहां पर देखेंगे। अगर कारण की बात करें तो भारत के अंदर आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा जो प्रवास होते हैं ये भाई ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों की तरफ अधिक होते हैं। कारण कुछ भी हो सकता है गांवों के अंदर उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है,
फैसिलिटी देखिए, इसका फैसिलिटी से मतलब है कि आप लोग देखेंगे कि अच्छी जो है हेल्थ सर्विस गांवों में आप लोगों को नहीं मिलेंगी। एजुकेशन के लिए जो गांवों के लोग हैं वो शहरों में आते हैं, इस प्रकार से। तो ग्रामीण क्षेत्रों से जो माइग्रेशन है वो शहरों की तरफ ये ज्यादा होता है, यानी कि ग्रामीण इलाकों से लोग कहां चले जाते हैं, शहरी क्षेत्रों के अंदर ज्यादा चले जाते हैं। भारत के अंदर जो है प्रवास का ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो कारण की अगर बात करें कि भाई क्यों जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों से, तो ये जाएंगे देखिए रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए, कोई स्वास्थ्य सेवा है, उसके अलावा कोई अन्य काम है। जो फैसिलिटी आप लोग देखेंगे शहरों में ज्यादा मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में। तो ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर देखिए अगर लोग इस प्रकार से माइग्रेट करते हैं शहरों की तरफ, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, अपकर्षण कहा जाता है। अपकर्षण कहते हैं इसको क्या कहा जाता है, पुश। अपकर्षण और पुश क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जब देखिए गरीबी की वजह से या फिर बेरोजगारी की वजह से क्या करते हैं, मूव कर शहरी क्षेत्रों की तरफ चले जाते हैं, प्रवास करते हैं, तो इस चीज को क्या कहा जाता है, पुश या फिर अपकर्षण कहा जाता है। जब शहरी क्षेत्रों के अंदर ये लोग आते हैं तो इसको ही क्या कहते हैं, अभिकर्षण कहा जाता है। अभिकर्षण यानी कि इसको क्या कहेंगे, पुल कहा जाता है। ठीक है, वो पुश था, ये क्या है, पुल है। कारण क्या है, कारण यही रहेंगे, यानी कि एक तो यहां पर रोजगार अवेलेबल रहेगा, उसकी वजह से लोग यहां पर माइग्रेट करेंगे। दूसरा क्या है, उच्च जीवन जीने की लालसा। ठीक है, जो शहरों का जीवन है वो उच्च जीवन जीने के लिए लोग यहां पर माइग्रेट करते हैं, तो इसको क्या कहेंगे, पुल कहा जाता है, पुश कहा जाता है। तो हम लोग देखेंगे कि 2011 की जनगणना के हिसाब से भारत के अंदर देखिए भाई, एक तो देखेंगे कि भारत की आजादी के बाद 1951 में देखेंगे अगर, तो जो शहरों की आबादी, शहरों की जो जनसंख्या थी या फिर आबादी थी, ये कितनी थी उस समय के अंदर, देखिए लगभग 17.29% थी पूरे भारत की जनसंख्या का। 1951 में जो शहरों की जनसंख्या थी वो कितनी थी, 17.29% थी। वहीं आप लोग देखेंगे 2011 की जनगणना के अनुसार जो शहरों की आबादी है ये बढ़कर कितनी हो गई है, 31.80%। क्यों हो गई है, इतना इंक्रीज क्यों हुआ है, इसी की वजह से हुआ है, पुश और पुल की वजह से। ठीक है, यहां पर बढ़ोतरी हो गई है इस प्रकार से। उसके अलावा अगर आप लोग देखेंगे कि जो 2001 की जनगणना थी और उसके बाद जो जनगणना हुई 2011 में, उसके अनुसार भी 2001 की जनगणना के अनुसार देखिए 2001 से 2021 तक आप लोग देखेंगे कि ऐसे शहर जिनकी आबादी 10 लाख जनसंख्या से भी अधिक थी, तो इनमें भी बड़ा इंक्रीमेंट हुआ है। 2001 में ऐसे शहरों की संख्या थी 35 और आज के समय में आप लोग देखेंगे तो बढ़कर कितनी हो गई है, 53। समझ गए हैं ना, 2001 में 35 ऐसे शहर थे जिनकी जनसंख्या 10 लाख तक थी। उसके बाद 2011 की जब जनगणना हुई तो इसके अनुसार 53 ऐसे शहर हो गए जिनकी जनसंख्या 10 लाख से भी अधिक हो गई। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। जो बचेगा पार्ट इसका, जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। बाकी सेम वही है जो कि हमने कक्षा 7 के एनसीईआरटी में भी हम लोग इस चीज को डिस्कस कर चुके हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जल्दी।